नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और मेरी दिल्ली। जी, आज बात हो रही है एमसीडी चुनावों को लेकर, जिसमें बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। लेकिन आखिरकार आम आदमी पार्टी ने कड़े मुकाबले में बाजी अपने नाम कर ली। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134, बीजेपी को 104 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली, जबकि 3 सीटें निर्दलीय के खाते में गई हैं। चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल डबल इंजन की बात कहते थे और जनता ने उनकी बात को सुना भी। आम आदमी पार्टी को एमसीडी में सत्ता सौंप दी गई। दिल्ली विधानसभा और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद दिल्ली वासियों को क्या क्या फायदा हो सकता है, सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पूरी दिल्ली में आपका राज। एमसीडी में आपको बहुमत। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, वंदे। दिल्ली में स्थानीय सरकार में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया। दिल्ली एमसीडी पर पिछले 15 साल से बीजेपी काबिज थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में अपना परचम लहरा दिया। आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली एमसीडी पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, जबकि तीसरे नंबर पर आई कांग्रेस को 10 सीट के लिए भी तरसना पड़ा। एमसीडी चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद अरविंद केजरीवाल काफी खुश नजर आए। पार्टी दफ्तर पहुंचे और कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। लोगों ने हमें बिजली की जिम्मेदारी दी, हमने बिजली ठीक की, बिजली मुफ्त की, 24 घंटे बिजली की। आज दिल्ली के लोगों ने अपने बेटे को, अपने भाई को दिल्ली की सफाई करने की जिम्मेदारी दी है, भ्रष्टाचार दूर करने की जिम्मेदारी दी है, पार्कों को ठीक करने की जिम्मेदारी दी है। कई सारी जिम्मेदारियां आज दी हैं। इतना प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। जीत के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। हर तरफ खुशी की लहर है। एमसीडी चुनाव को लेकर पहले एक तरफा परिणाम आने की बात कही जा रही थी, मगर ऐसा नहीं दिखा। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच महज कुछ सीटों का ही फासला रह गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेशक बीजेपी सालों से नहीं जीत पाई हो, लेकिन एमसीडी में उसका राज कायम रहा। बीजेपी 2007 से ही एमसीडी में बहुमत में थी, यानी एमसीडी में बीजेपी का 1.5 दशक से झंडा बुलंद था, और अब उस किले को आम आदमी पार्टी ने ढहा दिया। बीजेपी को उम्मीद थी कि कम से कम एमसीडी में उसकी बादशाहत बनी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। दिल्ली अब पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के पास आ गई, यानी सरकार से लेकर एमसीडी तक दोनों जगहों पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आ गई। ऐसे में दिल्ली को क्या क्या फायदा होगा, आइए आपको बताते हैं। डबल इंजन की सरकार से दिल्ली वासियों को फायदा। दिल्ली सरकार और एमसीडी में सामंजस्य होगा। एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का काम खत्म हो जाएगा। दिल्ली में अच्छी तरह से काम होने की संभावना। एमसीडी से करप्शन खत्म होने की उम्मीद है। एमसीडी से संचालित स्कूल और अस्पताल की स्थिति अच्छी होगी। आम आदमी पार्टी सार्वजनिक जीवन के सभी पहलुओं की कमान संभालेगी। आपके पास स्कूल, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, पार्क आदि की कमान। देश की राजनीति से गायब होती कांग्रेस के लिए एमसीडी चुनाव में भी निराशा ही हाथ लगी है। चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया। पिछली बार से भी कम सीटें पार्टी को मिली हैं। 1998 से 2013 तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। बावजूद इसके 2007 और 2012 में एमसीडी चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली अब पूरी तरह आम आदमी पार्टी के पास आ गई। आम आदमी पार्टी
डबल इंजन की सरकार की बात कहकर दिल्ली में विकास की बात कह रही थी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली वासियों के लिए कितना फायदेमंद साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आज आपकी हो गई है पूरी दिल्ली। दिल्ली एमसीडी चुनाव इस बार कई मामलों में खास नजर आया। पहली बार कोई ट्रांसजेंडर चुनकर एमसीडी में पहुंचा है। सुल्तानपुर से बॉबी किन्नर ने चुनाव में परचम लहराया, तो वहीं मंजू सेठिया की भी जीत हुई है। मंजू सेठिया करोड़पति उम्मीदवार है। एमसीडी में पहली बार ट्रांसजेंडर की एंट्री। बॉबी किन्नर ने लहराया परचम। सुल्तानपुर में बनी वार्ड की सुल्तान। यह है बॉबी किन्नर, सुल्तानपुर से पार्षद बनी है। आम आदमी पार्टी ने इन्हें चुनावी मैदान में उतारा था और आम आदमी पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए जीत का परचम लहराया है। कुछ दिन पहले ट्रांसजेंडर उम्मीदवार बॉबी किन्नर ने दावा किया था, मैं अपनी सीट पर जीत हासिल करके अपने समुदाय का नाम रोशन करूंगी। और ये दावा सच साबित हो गया। सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में मौजूद 3 में से एक वार्ड सुल्तानपुरी ए वार्ड 43 से जीतकर एक नया परचम लहराया। बॉबी ने कांग्रेस की वरुणा ढाका को पटखनी दी और इसी के साथ वो एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बन गई। सबसे पहले तो मेरी जीत जनता को समर्पित सर, और जो जिन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की, जिन लोगों ने, जो मेरे भाई बने थे, जितने भी जिन्होंने मेहनत की, मेरे कार्यकर्ता मेरे भाई थे, जिन्होंने भी इतनी मेहनत, जब सभी का हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद। बॉबी किन्नर लंबे वक्त से आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। 38 साल की हैं बॉबी किन्नर। 9वीं क्लास तक पढ़ाई की। शुरू से ही सियासत की तरफ उनका रुझान था। अन्ना आंदोलन से जुड़ी रही थी बॉबी किन्नर। बाद में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। पहली बार आपने किसी ट्रांसजेंडर पर भरोसा जताया। इससे पहले 2017 में भी बॉबी किन्नर ने एमसीडी के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हाथ आजमाया था, लेकिन जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकी। एमसीडी चुनाव में एक से बढ़कर एक अमीर उम्मीदवार मैदान में थे। कुछ ने बाजी मारी तो कईयों के हाथ से जीत फिसल गई। जीतने वालों में एक उम्मीदवार हैं मंजू सेठिया। आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थी और उन्होंने जीत का परचम लहराया। मंजू सेठिया ने पश्चिमी दिल्ली के सुभाष नगर सीट 98 से चुनाव लड़ा है। उनकी कुल संपत्ति 42 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई है। हलफनामे में 7 करोड़ से ज्यादा चल और 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति दिखाई गई है। कुल मिलाकर दिल्ली एमसीडी चुनाव में एक से बढ़कर एक नेता मैदान में थे। कईयों ने जीत का स्वाद चखा तो कई हार गए। वहीं बॉबी किन्नर ने दिल्ली की स्थानीय सरकार में पहुंचकर इतिहास रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो इस बार दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले वार पलटवार लगातार नजर आया। एक तरफ जहां पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी पार्टी बताया, तो आज जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने इसी पर किया है पलटवार, झाड़ू चलाने की बात की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को आज ऐतिहासिक जीत मिली एमसीडी चुनावों में, लेकिन इस जीत में भी पार्टी को झटका लगा है। जितने भी मुस्लिम बाहुल्य ऐसे इलाके हैं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की वहां पर हार हुई है। सीलमपुर से शकीला बेगम ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया है, तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां के गढ़ में कांग्रेस के पूर्व विधायक की बेटी को जीत हासिल हुई है और यहां पर आम आदमी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रच दिया। पहली बार एमसीडी पर आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया। हालांकि इतिहास रचने के साथ साथ पार्टी को तगड़ा झटका भी लगा। आम आदमी पार्टी का मुस्लिम चेहरा अमानतुल्लाह खान और दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन के इलाके में
मुसलमानों ने केजरीवाल को अहमियत नहीं दी। CAA NRC के खिलाफ आंदोलन वाले इलाके में भी आम आदमी पार्टी को मुस्लिमों ने नकार दिया। सीलमपुर में भी आम आदमी पार्टी की हालत कितनी पतली रही, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सीलमपुर के चारों वार्ड पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इनमें से 2 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 1 निर्दलीय के खाते में गई। सीलमपुर क्षेत्र को एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की स्थिति अच्छी रहेगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। और तो और सीलमपुर वार्ड नंबर 225 से शकीला बेगम ने शानदार जीत दर्ज की। शकीला बेगम ने बीजेपी उम्मीदवार को 4000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। शकीला बेगम ने निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा। शकीला बेगम को 10,830 वोट मिले। बीजेपी की सीमा शर्मा को 4,262 वोटों से हराया। 2017 में बीएसपी के टिकट पर हासिल की थी जीत। देखिए, इसका सिरे तो अल्हम्दुलिल्लाह साफ साफ सी बात है कि ये हमारे इलाके की जनता का आवाम का बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें टिकट भी ना मिल के भी और उन्होंने पहले से भी ज़्यादा मेहनत की और बड़े जज्बात से, बड़ी मेहनत से इलेक्शन लड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इलाके की जीत है। लेकिन अबुल फजल से कांग्रेस की अरीबा खान ने शानदार जीत हासिल की। अरीबा खान कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक आसिफ खान की बेटी है। अबुल फजल एनक्लेव से जीत हासिल की। आप काउंसलर वाजिद खान को हराया। अरीबा खान ने पहली बार पार्षद का चुनाव जीता। देखिए, बात ये नहीं है कि आप सिर्फ स्टार कैंपेनर्स लेकर आ जाएं या आप बड़े बड़े नेताओं को लाके खड़ा कर दें। ये बहुत लोकलाइज्ड इलेक्शन है। बात सारी आती है, मुद्दा है काम कराने का, डेवलपमेंट का। जो यहाँ के नुमाइंदे बैठे हैं, उन्होंने जिस तरह से 5 साल में इस इलाके को बर्बाद किया है, ये यहाँ की आवाम का एक डिसीजन रहा है कि वो चेंज चाहते हैं, वो डेवलपमेंट चाहते हैं। एक बदलाव आना ज़रूरी है इस इलाके में। जिस तरह ये कूड़े का ढेर बन के रह गया है, 2 बड़े बड़े डंपिंग ग्राउंड इस एरिया में हैं। पिछले 5 सालों में कम नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ गए हैं वो, कि पिछले 1 महीने में ये रोड जो है, मेन रोड जो कनेक्ट करती है इस एरिया को, ये 2 बार ब्लॉक हो गई। तो यहाँ सिर्फ ये बात ये नहीं कि सियासत हो रही है या पॉलिटिक्स चल रही है, मेन इशू है काम कराने का। लोगों ने एक फैसला लिया है, वो चाहते हैं कोई ऐसा नुमाइंदा आए जो उनके बीच खड़ा रहे, उनके मसले मसाइल को सुने और उनके साथ मिलकर उस पर काम करे। अरीबा खान ने जिस सीट से चुनाव जीता है, वो सीट आम आदमी पार्टी के चर्चित विधायक अमानतुल्लाह खान की ओखला विधानसभा क्षेत्र में है। यानी मुस्लिम बहुल ओखला विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है। आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर के बीच अरीबा खान की ये जीत कांग्रेस के लिए काफी मायने रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो जंग है सत्ता की, सिंहासन की, और इसीलिए अब बात करेंगे गुजरात विधानसभा चुनाव की। गुजरात के लिए कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि कल होनी है काउंटिंग और इसके लिए प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां कर ली गई। 182 सीटों के लिए 37 मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग होगी। गुजरात में इससे पहले तक 2 पार्टियों में मुकाबला रहा, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के आने के बाद मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। हालांकि एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी इस बार रिकॉर्ड सीट के साथ जीत दर्ज करेगी। गुजरात का गदर कौन होगा सिकंदर? गुरुवार को कौन होगा गुजरात का गुरु? काउंटिंग का इंतजार, किसकी हार किसकी बहार? पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से गुजरात में जारी उठापटक के बाद अब वो वक्त आ गया है जिसका सभी पार्टियां इंतजार कर रही थी। गुरुवार को मतों की गिनती होगी और इसमें पता चलेगा कि इस बार जनता किसे सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाती है। काउंटिंग के लिए गुजरात में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो मतदान हुआ है 1 और 5 तारीख को, इसके नतीजे कल सुबह से आना शुरू हो जाएंगे। पूरे 33 जिले हैं गुजरात में, वहां पर 37 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर गिनती की जाएगी मतों की। और ये ऐसे सेंटर है जो हर जिला मथक पर बनाए गए हैं। अहमदाबाद में 21 बैठक है, यहाँ पर 3 जगहों पर गिनती होनी है। पूरा इंतजाम किया गया है। जैसे आप देख रहे हो, LED स्क्रीन लगाई गई है ताकि यहाँ जो कार्यकर्ता है कोई भी पार्टी का हो, वो देख सके कि नतीजे किस तरह से आ रहे हैं। गुजरात चुनाव का ऐलान 3 नवंबर को हुआ था और उसके बाद से सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई थी। गुजरात में 2 चरण में वोटिंग हुई। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को हुई। दूसरे फेज की वोटिंग 5 दिसंबर को हुई।
गुजरात में मतगणना को लेकर काफी चाक चौबंद तैयारी की गई है। इसे लेकर प्रशासन फुल एक्शन में है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और इसके कुछ घंटे बाद पता चल जाएगा कि गुजरात में किसकी सरकार बनेगी। 37 केंद्रों पर 182 सीटों के लिए काउंटिंग। मतगणना केंद्रों पर कुल 182 पर्यवेक्षक रहेंगे। केंद्र के प्रत्येक टेबल पर माइक्रो पर्यवेक्षक रहेंगे। मतगणना की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। गुजरात बीजेपी का अभेद्य किला है। यहाँ पर पिछले 27 साल से बीजेपी जीत दर्ज करती आ रही है और पार्टी ने एक बार फिर से जीत का सत्ता लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। वहीं कांग्रेस भी चुनावी मैदान में जुटी रही। आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी मैदान में अपनी दावेदारी पेश की। इस बार वोटिंग परसेंटेज पिछले चुनाव यानी 2017 के मुकाबले कम रहा। गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रही तीनों ही पार्टियों का कहना है कि उनके वोटर्स तो घर से निकले, लेकिन बाकी दोनों पार्टियों के मतदाताओं के नहीं निकलने की वजह से वोटिंग परसेंटेज गिर गया है। और न केवल सरकार बन सकती है, बल्कि बीजेपी रिकॉर्ड मत के साथ सरकार बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और गुजरात की ही तरह ही पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में भी गुरुवार को काउंटिंग होगी, जिसका सभी पार्टियां बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हिमाचल में 5 साल में राज बदलने की परंपरा है। बीजेपी का दावा है कि इस बार रिवाज बदलेगा, तो कांग्रेस ये कहती है कि ये परंपरा जारी रहने वाली है और इसी को लेकर वो जीत को लेकर आश्वस्त भी दिखती है। हिमाचल में किसके सिर सजेगा ताज? रिवाज बदलेगा या कायम रहेगी परंपरा? मतगणना का काउंटडाउन शुरू। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनावी नतीजे गुरुवार 8 दिसंबर को आएंगे। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की धड़कनें बढ़ गई हैं। कड़े मुकाबले के बीच तय होगा कि राज्य में 5 साल के शासन के बाद बीजेपी सरकार बदलने के रिवाज को बदलेगी या फिर कांग्रेस राज बदलकर सत्ता में लौटेगी। गुरुवार को मतगणना में चुनाव लड़ने वाले 412 प्रत्याशियों के भविष्य पर निर्णय होगा। काउंटिंग के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हिमाचल प्रदेश में मतगणना को लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की अगर बात कर लें तो 3 टायर जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो मतदान जो केंद्र थे और अब जो मतगणना केंद्र बनाए गए हैं वहां पर 3 टायर जो है वो सिक्योरिटी रहेगी, जिसमें आईटीबीपी के जवान के अलावा प्रदेश का जो पुलिस बल है और जिला का जो पुलिस बल है उनकी जो है वो नजर रहेगी। इस वक्त हम आपको एक काउंटिंग सेंटर जो पोर्टमोर है वहां की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये देखिए तमाम जो इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर किए गए हैं। तमाम जो पुलिस के जवान है, चाहे आईटीबीपी के जवान है, वो स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े हैं। पूरा पहरा जो है वो जवानों का रहेगा। सीसीटीवी कैमरे पर जो है नजर रहेगी। इसके अलावा 100 मीटर के दायरे पर किसी भी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं होगी। अगर आपका चुनाव आयोग की तरफ से अधिकृत कार्ड बनाया गया है तभी आप जो है काउंटिंग सेंटर के अंदर प्रवेश आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। तो तमाम इंतजाम जो किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका ना हो और चुनाव जो है संपन्न जो है वो शांतिप्रिय ढंग से करवाए जाए, इसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। पहाड़ी राज्य में मतगणना को लेकर चाक चौबंद तैयारी की गई है। इसे लेकर प्रशासन फुल एक्शन में है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और इसके कुछ ही देर के बाद रुझान आने लगेंगे। काउंटिंग के लिए सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है। सुरक्षा कर्मियों समेत 10,000 कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं। 100 मीटर के दायरे में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। एक बार काउंटिंग हॉल में प्रवेश करने के बाद मतगणना कर्मचारियों, राजनीतिक पार्टियों के एजेंटों की काउंटिंग हॉल से बाहर आने जाने पर पूरी तरह से मनाही रहेगी। बहुत जरूरी हुआ तभी व्यक्ति को बाहर जाने दिया जाएगा। उनकी जरूरतों का सारा इंतजाम काउंटिंग हॉल में किया गया है। 14वीं विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोटिंग हुई थी। चुनाव में 412 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 388 पुरुष तो 24 महिला प्रत्याशी हैं। पिछले 37 साल से हिमाचल प्रदेश में 5 साल में सरकार बदल जाती है। ऐसे में ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि बीजेपी फिर से कमबैक करने की बात कह रही है तो कांग्रेस ने राज बदलने के दम पर चुनाव में ताल ठोका था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।